तो वोटिंग की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और ज्यादा वोट हो इसके लिए प्रयास करते हुए, अपील करते हुए दिखाई दिए दोनों मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है और जो वोटिंग हो रही है उसके मुताबिक जो जानकारी, जैसे कि हमने बताया कि 1 बजे तक का आंकड़ा मिल गया है और 28% रायपुर दक्षिण में वोटिंग हुई है और बुधनी में वोटिंग का प्रतिशत जो है वो 50% के आसपास है। विजयपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। श्योपुर जिले में आता है विजयपुर, तो वहां करीब 54% वोटिंग हुई है और बुधनी में वोटिंग हुई है करीब 46%। तो ये सूरत हाल है। छत्तीसगढ़ में वोटिंग कम हुई है, ऐसी जानकारी आ रही है। चलते हैं मेहमानों के पास। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं, एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। चारों पैनलिस्ट हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का और उनसे हमारे पैनलिस्ट कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बने हुए हैं राजेंद्र बंजारे जी, उनसे समझते हैं। चलिए, आनंद जैन जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले आपको परिचय करा दूं कौन कौन मेहमान हमारे साथ हैं। तो हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक मुरारी मिश्रा जी हैं, बहुत स्वागत करेंगे आपका। राजेंद्र बंजारे जी हैं, बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ आनंद धवले जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे मध्य प्रदेश से, बहुत स्वागत करेंगे। और प्रियंका जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मध्य प्रदेश से जुड़ेंगी, बहुत स्वागत है आपका। पहले चलते हैं राजेंद्र बंजारे जी की। और बंजारे जी, छत्तीसगढ़ में वोटिंग कम हो रही है, 1 सीट रायपुर दक्षिण, वोटिंग का आंकड़ा 30 भी नहीं पहुंच पाया है। क्या समझे, कांग्रेस को फायदा या नुकसान, क्या आकलन करते हैं आप? देखिए तिवारी जी, निश्चित तौर से कम वोटिंग होने से कांग्रेस को फायदा मिलेगा। यहाँ के जनता जो है, जो दक्षिण की जनता समझदार हैं और उन्होंने जो यहाँ छत्तीसगढ़ में 11 महीने की जो सरकार है उसके खिलाफ जाके जो कई जगह बहिष्कार की बातें आई हैं, कई जगह हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से माहौल राजधानी में बना है वो निश्चित तौर से हम जो है कांग्रेस जो है वो इस सरकार को दोषी मानती है और जो माहौल बना है राजधानी का उसके खिलाफ में ये मतदान होते दिख रहा है। लोग जा नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है जो 11 महीने में उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को जो है त्रस्त कर दिया है, चाहे अपराध के मामले में, चाहे शराब के मामले में, चाहे जमीन के मामले में, जो चाहे तो वोट करने निकलना चाहिए लोगों को। तो ये सब मामले में त्रस्त हैं, तो जनता यही कह रही है, हम जब जाते हैं तो यही कह रही है कि हम तो इस बार किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ ही है। जो सरकार के अच्छा उपलब्धि रहता तो लोग उत्साहित होते, आते बूथ तक आते, लेकिन जनता ने जो है जिस प्रकार से माहौल छत्तीसगढ़ में 11 महीनों में बनी है, रास्ता फैली है, मर्डर हो रहे हैं, रोज अखबारों का आप उठा के देख लीजिए, पन्ने उठा के देख लीजिए, रोज 3 मर्डर। दीपावली जैसे 30 त्योहार में 10-10, 11-11 मर्डर हो जा रही है। अभी देख लीजिए, अभी कल परसों एक महिला की संदिग्ध मौत हुई है। राजधानी का बस स्टैंड सुरक्षित नहीं है, वहां गैंग रेप हो जाता है। तो ये सबके कम प्रतिशत वोट होना कहीं न कहीं वोटर उदासीन है, और वोटर अगर उदासीन है तो वो वोट करने नहीं जाता, क्योंकि उसे लगता है कि कुछ बदलाव तो होगा नहीं। विधायक अगर नया मिल भी जाएगा तो सरकार में बदलाव नहीं होगा, शायद इसलिए भी उदासीनता है। मुरारी जी के पास चलते हैं, छत्तीसगढ़ की बात है। मुरारी जी, ये दक्षिण में वोटिंग प्रतिशत इतना क्यों डाउन हो रहा है? बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, शायद उन लोग नए निकले हैं वोट करने, इसलिए ऐसी स्थिति है क्या? देखिए मोहन जी, आपके दर्शकों को पुनः मेरा राम राम। वोटिंग परसेंटेज के मामले में मध्य प्रदेश की दोनों सीट, छत्तीसगढ़ की 1 सीट से लगभग डबल मतदान हो रहा है। इसका मतलब साफ है मोहन भाई कि मध्य प्रदेश के लोगों में राजनीतिक जागरूकता ज्यादा है, वहां का शासन प्रशासन अच्छे से मतदान के लिए प्रेरित कर रहा है और लोगों में नेताओं के प्रति विश्वास है, आकर्षण है। इसलिए मध्य प्रदेश में लगभग छत्तीसगढ़ से डबल का परसेंटेज में डबल का मतदान हो रहा है। दक्षिण में आप देखेंगे तो आम चुनाव में भी 55 के आसपास वोट पड़ा था। रायपुर में जनता बहुत उदासीनता से वोट डालती है, ये हम सबके लिए चिंता का विषय है। लोकतंत्र इससे मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होता है। मैं तो अभी भी समय है 4-5 घंटे का, मैं तो आपके टीवी 24 के माध्यम से रायपुर दक्षिण की जनता से मैं उम्मीद करता हूं और उनसे अपील करता हूं कि वो घर से निकलें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और एक बात और देखनी पड़ती है मोहन जी, जब नेता कुछ कर नहीं पाते
या नेताओं के प्रति जब जनता में बड़ी उदासीनता आ जाती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, तब लोगों में लगता है कि वोट देने से हमारा कोई काम तो होता नहीं है, हमारा समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं, डेवलपमेंट ठीक से होता नहीं है। जबकि रायपुर को भारतीय जनता पार्टी का पिछले 30 सालों से 18 का चुनाव को आप छोड़ दीजिए, विधानसभा लोकसभा के हिसाब से गढ़ माना जाता है, तो उस हिसाब से तो कम से कम बृजमोहन अग्रवाल जी जो यहाँ के लगातार 30-35 सालों से विधायक हैं, ऐसे अपने आप को धाकड़ नेता कहने वाले लोगों को तो वोटिंग ज्यादा से ज्यादा कराना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि रायपुर शहर की जनता, चाहे आम चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, बड़ी उदासीनता है मतदाताओं में, और इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हो रही है। जिला प्रशासन को भी इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं आम चुनाव, फिर उपचुनाव, उसके पहले का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव, कहीं ना कहीं बहाना लेकर जिला प्रशासन आ जाता है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज ठीक नहीं है। वही ठंड मध्य प्रदेश में है, वही ठंड छत्तीसगढ़ में है, फिर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ से डबल वोटिंग क्यों हो रहा है, इसके कारणों की खोज होनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के निवासियों को, लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जब तक हम अपने मतों का अधिकार नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बातें शासन तक कैसे पहुंचाएंगे, अपनी समस्याओं को हल करने का आपको अधिकार कैसे मिलेगा। इसलिए मतदान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, हम भी अपील करते हैं कि वोटिंग ज्यादा हो, लेकिन वोटिंग कम हो रही है, इसके भी कई राजनीतिक मायने हैं, आगे चर्चा में लाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की ओर रुख कर लेते हैं। 2 महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग है और वोटिंग प्रतिशत ही बता रहा है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि अभी 1:30 बजे हैं, 1 बजे तक के आंकड़ों में ही 50% को छू लिया है वोटिंग प्रतिशत ने। चलते हैं अजय धवले जी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है अजय जी, ये दोनों सीटें फिर से भाजपा की झोली में, और इसके पीछे कारण क्या नजर आता है आपको? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण और जन कल्याण का अपना संकल्प पूर्ति का इतिहास रचा है, और उसी वजह से मध्य प्रदेश की जनता उमड़ उमड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए जनादेश देने जा रही है। हम मानते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किए हैं, ये विकास को जनादेश मिल रहा है, और निश्चित रूप से विजयपुर की जनता या बुधनी की जनता ये भारतीय जनता पार्टी पे असीम स्नेह करती है। बुधनी तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ इसलिए भी रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग सारे चुनाव में बुधनी में 70% के आसपास वो मिलते रहा है, और इसी वोट शेयर की वजह से भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाती रही है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की वो सीट है, वहां की जनता उन पे जिस प्रकार का स्नेह करती है, उस स्नेह को आज आप देखेंगे जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत चौंकाने वाले रहेंगे। जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य रखा था कि 1.5 लाख वोटों से हमें बुधनी जीतना है और विजयपुर में भी ऐतिहासिक विजय प्राप्त करनी है, तो ये हम निश्चित रूप से हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अप्रासंगिक हो चुकी है। आपने दोनों जगह के उपचुनाव में देखा है, बुधनी की बात करें, हम विजयपुर की बात करें, विजयपुर में तो वो डर्टी टिक्स पे आ गए थे, डर्टी पॉलिटिक्स करने लग गए थे। आदिवासियों को भड़काने वाली सहारियां बहरियां हमारी बहनों को, जिनको उन्होंने उनकी 15 महीनों की सरकार में जिनका महीने का 1000 रुपए आता था, वो जिस सरकार ने बंद किया था, वो कमलनाथ जी की सरकार, और आज कांग्रेस वहां पे जिस प्रकार से डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है, वहां की जनता भी उमड़ उमड़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। तो निश्चित रूप से अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव है मध्य प्रदेश में, ये दोनों जो उपचुनाव है। और आप फिर से ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश में के मन में मोदी है, ये हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में स्थापित किया है, यही हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थापित किया है। हम अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की बात कर ले, वहां पे भी यही स्थापित हुआ है कि मध्य प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश, ये दोनों का एक ऐसा अनोखा नाता बन गया है जो जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और कांग्रेस कितने भी भरसक प्रयास कर ले बरगलाने के, मतदाताओं में भ्रम फैलाने के, तो कांग्रेस उसमें सफल नहीं होगी। आज भारतीय जनता पार्टी इतिहास रखने जा रही है। तो सरकार के कामकाज पर भरोसा है, और क्योंकि पार्टी यहाँ पर लड़ती है चुनाव, तो पार्टी का काम और सरकार का नाम, ये दोनों दांव पर लगा हुआ है, और इसको लेकर भरोसे में दिखाई दे रहे हैं हमारे पैनलिस्ट बीजेपी के अजय धवले जी। चलते हैं आनंद जैन जी की ओर और उनसे समझते हैं, ये सीटें अगर आप लोगों के पास आ जाती हैं तो बड़ा राजनीतिक गेम चेंजर हो जाएगा। इसमें आप लोग कैसे एडवांटेज देखते हैं? इन सीटों पर क्या आपको दिखाई देता है? हम तो देख रहे हैं कि अभी तक प्रत्याशियों को मीडिया में बयान देने भी नहीं दिया गया है, रोक दिया गया है, ऐसी भी जानकारी आ रही है। आनंद जी, क्या हो रहा है वहां पर दोनों सीटों पे? हमारे सवाल का जवाब आप ही ने दे दिया कि प्रत्याशियों को अगर ये इतने एश्योर थे तो बुधनी में सांसद को विधायक का चुनाव क्यों लड़ाना पड़ा?
अगर इनके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए तो सांसद को विधायक का चुनाव क्यों लड़वाया गया? विजयपुर में 6 बार में जो हमारे विधायक थे रामनिवास जी यादव, उनको तोड़ के बीजेपी से क्यों लड़ाया गया? तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी बोल कुछ रही है और कर कुछ हो रही है। और ये कैसे मालूम कि जो जनता वोट देने जा रही है वो बीजेपी को ही दे रही है? तो ये तो आप देखिए। जी आनंद जी, ठीक है आनंद जी बोलिए अपनी बात को वोट कर रही है जी। तो ये अप्रासंगिक बातें हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी और फूलन देवी इस देश में चुनाव जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रही है। तो आज विजयपुर में जो हमारे पास जानकारी है कि हमारे प्रत्याशी को नजरबंद कर दिया गया, इसका मतलब प्रशासन से वो संभल नहीं रहा है या वो हार रहे हैं। तो ये जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी की है ना प्रशासनिक रूप से। तो आज ऐसी स्थिति क्यों करना पड़ रही है? नहीं, पर ये अगर परिस्थिति बन गई है तो ये कांग्रेस की कमजोरी भी तो दिखाता है कि आपका उम्मीदवार इस्तीफा देकर, विधायक इस्तीफा देकर जाकर वहां से लड़ ले रहा है। ये कमजोरी तो है कहीं पार्टी की। ये कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, ये बीजेपी की ब्लैकमेलिंग पॉलिसी है कि लोगों को ब्लैकमेल करना, लोगों पे दबाव डालना, ईडी इनकम टैक्स पे दबाव डालना या लालच देके खरीदा जाना। तो ये आदमी पार्टी की कमी से नहीं जाता है, आदमी की अति महत्वाकांक्षा के कारण वो पार्टी छोड़ के जाता है। ठीक है, चलिए विजयपुर सीट को लेकर ये आकलन है जी। अति महत्वाकांक्षा ही पार्टी से जाता है आदमी। अब 6 बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, वो जीते, उसके बाद भी अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा ड्रॉबैक उनके नीचे है। आपको भी तो आकलन जी, मार्केट का पैसा है। अजय जी जवाब देंगे। अजय जी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? आप लोगों के पास संख्या बल भी थी, सरकार भी मजबूत थी, उसके बावजूद ये विजयपुर में जो किया, क्या जनता में इसका गलत मैसेज नहीं जाएगा? बार बार रामनिवास रावत जी स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस में उनका दम घुट रहा था, वहां योग्यता क्षमता को कोई जगह नहीं है। कांग्रेस आज एक ऐसा कुनबा बन गया है, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार की राजनीति को इस देश में जीवंत रखने के लिए वहां के नेताओं को लड़ाया जा रहा है। किसी योग्यता का सम्मान नहीं, किसी की क्षमता का सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको दरबारी बन के रहने का वहां पे जो आदेश आता है, उस आदेश की वजह से ही रामनिवास रावत जी ये स्पष्ट कर चुके थे कि मैं एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि रहा हूं, कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता रहा हूं, फिर भी जिस प्रकार से उनको दरकिनार करके कांग्रेस वहां की राजनीति कर रही थी मध्य प्रदेश की, तो निश्चित रूप से एक योग्यतावान क्षमतावान नेता अपना दल छोड़ता है। और बहुत आप देखेंगे कि ऐसे रामनिवास रावत जी जैसे अनेक उदाहरण हैं जो जिन अच्छे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ी है, आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों में सम्मान मिल रहे हैं, वो अपनी क्षमता अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र निर्माण का यदि विषय आता है, देश के विकास में योगदान देने की बात आती है, तो कांग्रेस जैसे अप्रासंगिक दल से और जो हमेशा से विभाजनकारी राजनीति कर रहा है, उस दल में ये संभव नहीं है। मोहन जी, आप हम सभी जानते हैं, कांग्रेस आज देश में जातियों से जातियों को लड़ाना चाह रही है, पंथों से पंथों को लड़ाना चाह रही है, भाषाओं को भाषाओं से लड़ाना चाह रही है, राज्यों को राज्यों से लड़ाना चाह रही है। आज भारतीय जनता पार्टी जो नारा दे रही है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सबसे पहले एक है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना आप में, हम में, सब में होने की आवश्यकता है, तभी हम विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ये जो विभाजनकारी नीतियों की ओर बढ़ रही है, जो एक नैरेटिव गढ़ रही है कि इस देश में जातियों में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो वो आज नहीं चलने वाला है। देश आज विकसित बनने की ओर अग्रसर है और इसी की वजह से अच्छे कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी एक तर्क है, और क्योंकि अच्छे दलों में आने वालों को स्वीकार भी किया जाता है, स्वागत भी किया जाता है, और क्योंकि लोकतंत्र है इसलिए उपचुनाव भी होता है। चलते मुरारी जी के बाद। मुरारी जी, तीनों सीटों के बारे में एक विश्लेषण आपका क्या कहता है? कई अलग अलग सीटों में अलग अलग फैक्टर है। बुधनी एक गढ़ है बीजेपी का, दक्षिण एक गढ़ है बीजेपी का रायपुर का, विजयपुर में थोड़ी कसमकस है क्योंकि वहां अलग तरीके के मुद्दे हो सकते हैं। क्या आकलन है आपका इन तीनों सीटों को लेकर? देखिए मोहन जी, पहले मैं विजयपुर के बारे में 2 लाइन बोल दूं कि दोनों पार्टी को देखिए आप, दोनों एक दूसरे को कोस रहे हैं। रामनिवास रावत जी कांग्रेस के नेता रहे, वो भाजपा से लड़ रहे हैं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा वो बड़े आदिवासी नेता हैं और 5 साल ये सहरिया आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। तो क्या ऊर्जावान मुकेश मल्होत्रा नहीं है?
अब अगर अगर रामनिवास ऊर्जावान है तो मुकेश मल्होत्रा कांग्रेस के लिए ऊर्जावान है, और दोनों ने एक दूसरे के पार्टी को छोड़ के आने वाले को टिकट दिया। देखिए आप, मुकेश मल्होत्रा जी बड़े आदिवासी नेता हैं जो भाजपा के नेता थे, जिनको कांग्रेस ने टिकट दिया। और भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि चंबल और ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी कमजोर क्यों है, क्योंकि मुरैना लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए रामनिवास रावत जी का उपयोग किया गया, दल बदल करवाया गया, या वो दल बदल किए और वो भारतीय जनता पार्टी में आए, और उनको आते साथ उनको वन मंत्री बनाया गया। अभी वो वन मंत्री हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों इस मामले में नजर बंद कर दिए ताकि उनको ये लगे कि प्रशासन दुआ भेदी नहीं कर रहा है। मेरे को लगता है कि विजयपुर में टक्कर होगा। हालांकि बीजेपी ऐसा नहीं कि विजयपुर में कभी कमजोर रही, लेकिन रामनिवास रावत जी कद्दावर नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुधनी के बारे में क्या बोलना, लेकिन राजकुमार पटेल जी 1993 से 1998 एमएलए थे इसी बुधनी से, लेकिन आप जानते हैं कि जब उनको पिछली बार टिकट मिली थी तो वो फार्म ही जमा नहीं कर पाए। बहुत सारे आरोप लगे कि वो सेठ हो गए, फलाना ढिमका। और यहाँ पर एक आर्य करके जो कांग्रेस के नेता थे, वो इसी राजकुमार पटेल को टिकट मिलने से वो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। बताया तो ये जा रहा है कि वो काफी नुकसान कांग्रेस का करेंगे। और वैसे भी बुधनी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। एक बात और बोलूंगा मोहन जी, दक्षिण का बोलने के पहले, कि आप शिवराज सिंह चौहान का बयान देखिए। आप शिवराज सिंह चौहान जी का आप इंटरव्यू दिखा रहे थे, वो ये बोले कि बुधनी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है, ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। वही रायपुर के दक्षिण में ये बोला जाता है कि ये बृजमोहन का गढ़ है। आज भी आप देखिए नम्रता, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कितने बड़े नेता बने, ये आप हम सब देखते हैं कि वो अपना श्रेय नहीं लिए, वो बोले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। नहीं, बृजमोहन जी भी यही बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपको बता दूं, स्पष्ट इंटरव्यू में सुनील सोनी जी ने बृजमोहन जी की उपस्थिति में बोला, मोहन जी, कि ये बृजमोहन का पट्टा है, ये रायपुर दक्षिण बृजमोहन का पट्टा है, और बृजमोहन के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा हूं मैं। सुनील सोनी जी का ये इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है। खैर ये जनता डिसाइड करेगी। अब आते हैं आपके रायपुर दक्षिण के चुनाव में। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी रायपुर में बहुत मजबूत है, अगर 18 को आप छोड़ दो, लेकिन 2018 में भी तीनों सीट रायपुर की बीजेपी हारने के बाद रायपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी जीती थी। ये इस बात को कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं में असंतोष है। अब वो कितना असंतोष है ये वक्त बताएगा। और 30 साल बाद कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी, दमदार चुनाव लड़ी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी जो खुद युवा है, इतनी ताकत से चुनाव लड़े। अब तो जनता ही तय करेगी, लेकिन टिकट वितरण में नया प्रयोग करके कांग्रेस ने निश्चित रूप से बाजी मारी। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यह है कि रायपुर में उनके पास वोट पुलिंग लीडर नहीं है, जिसके चेहरे पे कोई दमदार चेहरा नहीं। जैसे छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता विहीन हो गई। मध्य प्रदेश के नेता कांग्रेस में सिर्फ शुक्ल बंधु थे, और शुक्ल बंधु को देखकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी। शुक्ल बंधु के जाने के बाद आज ना तो छत्तीसगढ़ में नेता ढंग के बचे, खासकर रायपुर में, और मध्य प्रदेश की स्थिति आप मोहन जी देख रहे हैं। ये बड़ा दुख का विषय, और कांग्रेस को इस विषय में आत्मावलोकन करना चाहिए कि उनके अच्छे बड़े बड़े नेता आखिर हाईकमान को उदासीनता के कारण क्यों पार्टी छोड़ देते हैं। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे साउथ हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो। इसका मंथन कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि 6 बार का एमएलए जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहा, वो आदमी, ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग का नतीजा नहीं है। निश्चित रूप से रामनिवास रावत को ये लगा होगा कि मेरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है, जैसे कि मुकेश मल्होत्रा को लगा, जो बीजेपी छोड़ के आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनको यह लगा कि मेरा भविष्य अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पूरे देश में जो छोड़कर जा रहे हैं, और हरियाणा जैसा चुनाव जहां पे इतना अच्छा चुनाव था, कुमारी शैलजा को किनारे लगाकर शिव हुड्डा
और जाट की राजनीति करना, ये बहुत भारी पड़ा कांग्रेस पार्टी को। इसी तरह से मेरे को लगता है कि देश में कांग्रेस लगातार अपने हाई कमान के उदासीनता के कारण, गलत फैसलों के कारण या समय में निर्णय न लेने के कारण मेरे को लगता है कि कांग्रेस को काफी नुकसान होना पड़ता है। अब मेरे को तो लगता है कि ये 23 तारीख को पता चलेगा। कार्यशैली में थोड़े बदलाव की जरूरत है जी। राजेंद्र बंजारे जी की ओर चलते हैं। राजेंद्र बंजारे जी, दक्षिण में भी यही दिखाई देता है और ज्यादातर जगहों पे अगर कांग्रेस को कई माइनस पॉइंट खोजा जाए तो यही कि एकजुटता की कमी, सारे लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़ते, उम्मीदवार चयन में कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कोई ना कोई नाराज हो जाता है। तीनों जगह यही स्थिति बन रही है, रायपुर में भी और बाकी मध्य प्रदेश में भी। देखिए तिवारी जी, हमारे इस दक्षिण चुनाव में जो है सारे जितने भी दावेदार थे, चाहे प्रमोद दुबे जी ले लीजिए, कन्हैया अग्रवाल जी जो है, जो ठाकुर है वो ले लीजिए, सारे लोग काम कर रहे हैं। कहीं इस बार गुटबाजी की बात दिखाई नहीं दी और सारे बड़े नेताओं का सभा हुआ, चाहे भूपेश बघेल का ले लीजिए, टीएस बाबा का ले लीजिए, ताम्रध्वज साहू का ले लीजिए, और जिस प्रकार से हमारे मुरारी मिश्रा जी ने बताया कि दीपक बैद जी का जो है डोर टू डोर जाना, एक खुद प्रत्याशी की हैसियत तरह, मतलब उम्मीदवार हो के, मतलब अपने आप को उम्मीदवार समझ के जो है डोर टू डोर जाना और लोगों को अपील करना, निश्चित तौर से एक युवा जोश जो भरा है और युवा को टिकट दिया है। जो 34 साल का रिकॉर्ड जो है भाजपा ने बनाया, उसको 34 साल का युवा तोड़ेगा। ऐसा करके पूरे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार काम के, इसका परिणाम है कि हम आज स्थिति में हैं कि हम कह सकते हैं कि यह दक्षिण चुनाव हम जीत रहे हैं। चलिए, रायपुर दक्षिण को लेकर कांग्रेस काफी आशा भरी निगाहों से देख रही है, हालांकि वोटिंग प्रतिशत ज्यादा नहीं है। आनंद जैन की ओर चलता हूं। आनंद जी, मध्य प्रदेश की ये 2 सीटों में क्या कुछ दावे करने चाहेंगे आप? पार्टी की ओर से जो बातें आ रही हैं, फीडबैक आ रहा है, कितनी सीटें, कितनी की लीड? हम दोनों सीटें जीत रहे हैं सर, हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। कारण भी बताइएगा। कारण नहीं, कारण जनता का अविश्वास है। देखिए, वहां से मैंने आपको बताया है कि सांसद को लेके, सांसद का चुनाव में देखिए आप कैसा भारतीय जनता पार्टी कैसा सेटिंग करती है कि उन्होंने सांसद का सीट छोड़ी और उसके बाद वो विधायक के चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सेटिंग है कि नहीं? तो रायपुर में भी ऐसा ही है, रायपुर में भी ऐसा ही है जी। ये हमारे रायपुर दक्षिण में भी यही है, यहाँ के सांसद जो थे वही लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है रायपुर की, इसलिए मैं उस बारे में कुछ कहना गलत बात है। पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में तो डील ही कर रही है, अपने लोगों से डील कर रही है। रामनिवास जी रावत को भी लेके गए तो वो डील करिए, तो वो जनता को समझ में आता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या हुए। तो इस तरह से हमारा दावा है कि हम दोनों सीटें जीत रहे हैं। बुधनी भले ही अभी शिवराज जी जब तक जीते थे उसके पहले ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी, तो इसलिए ये दावे करना ये बेमानी है कि बुधनी सीट बीजेपी की है या विजयपुर में बीजेपी ही जीतेगी। ये अति आत्मविश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। जनता जनतंत्र में भगवान होती है। 23 तारीख को आपको इसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, और सारे पैनलिस्टों की जो एक राय है वो अजय जी से पूछ लेते हैं कि उम्मीदवार जो घोषित किया गया है वही एक बड़ा कारण हो रहा है, बार बार चर्चा उसी की हो रही है, बुधनी सीट में भी और विजयपुर सीट में भी। क्या ये कोई सेटबैक है आप लोगों के लिए? ये आकलन करेंगे क्योंकि एक सामान्य राय निकल के सामने आ रही है इस बारे में। अजय जी। देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रत्याशी है वो हमारा कमल का फूल होता है और ये हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं, हमारे नेतृत्व ये बार बार स्पष्ट कर चुका है कि जो उम्मीदवार होता है वो एक सिंबोलिज्म होता है, लेकिन हमारा जो वास्तविक सिंबल है कमल का फूल, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर उसे ही जनता के बीच में लेके जाते हैं और जनादेश मांगते हैं वो कमल के फूल के लिए मांगते हैं। आज कमल के फूल को आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की बात करें, हम देश के अन्य राज्यों की बात करें, हमने ये कमल का फूल देश की जनता के मन में स्थापित कर दिया और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। सबसे सर्वाधिक विधायक हमारे हैं, सर्वाधिक सांसद हमारे हैं और ये आप एक संगठन की खूबी है कि हमारे यहाँ प्रत्याशियों को सम्मान के साथ साथ प्रत्याशियों को यह भी दायित्व दिया जाता है कि आपको जनता के लिए, जनता के बीच में जाके उनके काम करने हैं, ना कि किसी परिवार की दरबारी बनना है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस हम जो कहते हैं, ये विषय स्थापित हो चुका है, उसी को जनादेश मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, और ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि
अगर कोई पार्टी बदलता है तो जनता के बीच जाता है जनादेश के लिए, और जनता अगर उसे तिलक करती है विजय का, तो उसकी सारी बातें या उससे जुड़ी हुई जो अपवाद भ्रम जैसी स्थितियां हैं वो दूर हो जाती हैं। मुरारी जी के पास चलते हैं। मुरारी जी, ये प्रत्याशियों पर ही ज़्यादा हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई मुद्दा भी यहाँ उछलता हुआ दिख रहा है? कोई फैक्टर ऐसा बन रहा है क्या इन तीनों सीटों की बात करें? क्योंकि अब जो स्थिति लोकसभा के बाद बनी है उसमें कांग्रेस को भी हम कम आंक नहीं सकते, तो क्या कोई मुद्दों की लड़ाई में भी कुछ स्थितियां बनती दिख रही है क्या? देखिए मोहन जी, मैं तीनों सीटों के बारे में बता दूं बारी बारी से। विजयपुर जो चंबल संभाग की एक सीट है और राजस्थान से लगी हुई सीट है, यहां पर दोनों प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस के दोनों दल बदल करके चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कांग्रेस का नेता था और कांग्रेस का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नेता था। चेहरों के अलावा ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये दोनों अपने अपने दल को छोड़कर दूसरे दल से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो आदिवासी लीडर है, आदिवासी बहुल सीट है, मीणा बहुल सीट है, सहरिया बहुल सीट है। निश्चित रूप से यहां पर मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भले सीट जीत जाए या टक्कर हो जाए, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी आदिवासी और दमदार होने के कारण निश्चित रूप से फाइट देगा। रही बात बुधनी की सीट शिवराज सिंह चौहान जी, मोहन यादव जी खोना नहीं चाहेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में मैं उस एरिया में काम किया हूं, कई सालों तक उधर गया हूं। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता विहीन है और भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है। बुधनी में कहीं कोई लड़ाई मेरे को नहीं दिखती। निश्चित रूप से वो भाजपा की झोली में बहुत आराम से जाएगी। और आ जाते हैं अब रायपुर दक्षिण में। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, मेरी कुछ बातें याद आई मोहन भाई, कि जब प्रभारी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए रायपुर दक्षिण के बारे में, तो वो कमल का फूल नहीं बोले, हम कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो ये नहीं बोले। वो बोले कि यहाँ पे बृजमोहन चुनाव लड़ रहा है। और फिर वो ये बोले कि परिवारवाद नहीं चलना चाहिए। आप ये बताइए, इतने सारे कार्यकर्ता टिकट मांगे, किसी को टिकट नहीं मिली, और सुनील सोनी को एक प्रकार का परिवारवादी माना जाता है, जो बृजमोहन जी के करीबी है। और लगातार मेयर, जैसे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं, मेयर आरडीए, लेकिन उनके सामने वो अनुभव हाँ, है। अब आ जाते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में। देखिए मोहन जी, आप सब जानते हैं कि दक्षिण के चुनाव में ब्राह्मण, मुसलमान, उड़िया समाज, सतनामी समाज, साहू समाज पूरी ताकत से, और इसके पहले जब भी बृजमोहन जी चुनाव लड़े, सिर्फ 2018 में 17,000 से जीते। पिछला चुनाव 67,000 वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जी जीते थे। मैं आज आपको इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही पद, एक ही सुनील सोनी को 6-7 पद देते हो गया। एक तरफा चुनाव नहीं होगा। मेरे को लगता है कि लड़ाई जोरदार है। और अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो बहुत कम मार्जिन से जीतेगी। और कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी उतारकर बहुत शानदार चुनाव लड़ा। पूरी कांग्रेस नहीं, ऐसे कैसे होगा? 67,000 से जहां लीड रही है वहां कम अंतर से कैसे हो जाएगा? कितना कम होगा? अगर अंदर कम भी होगा तो देखिए मोहन जी, आप दुनिया की तो बात छोड़िए। नरेंद्र मोदी जी बनारस से 5.5 लाख वोट से जीते थे, फिर वो 1.5 लाख वोट से कैसे जीत गए? देखिए, विधानसभा और लोकसभा में बहुत अंतर है। हर चुनाव में फर्क पड़ता है मोहन जी। जब शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं तो 40-45 हजार से जीतते हैं। जब रमाकांत भार्गव जी लड़ते हैं तो 15-16 हजार का मार्जिन हो जाता है। नेताओं के चेहरे पे भी फर्क पड़ता है, नेताओं की वर्किंग पे भी फर्क पड़ता है। निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल की राजनीतिक कद में बहुत अंतर है। सुनील सोनी जी के खिलाफ रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, इससे नकारा नहीं जा सकता। अब वो कार्यकर्ता क्या रोष के आधार पर क्या वो कांग्रेस को वोट देगा, कि लोकसभा में जैसा देखा गया महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर से वोट देने के लिए नहीं निकला? क्या अगर वोटिंग पर नहीं, लेकिन ये कटेंगे बटेंगे के बाद तो सब लोग बटना बंद हो गए हैं, ऐसा भी विश्लेषण आता है कई बार। देखिए, कटेंगे बटेंगे नारा बहुत पुराना है मोहन जी। नहीं, लेकिन अब ये लोगों के मन में आ रहा है, देखिए तो इससे क्या कार्यकर्ता प्रभावित नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस बहुत बड़ी बड़ी गलती करती है मोहन जी।
कटेंगे बटेंगे का नारा जो योगी जी बोले, वो नारा मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो खुलेआम मुसलमानों के पक्ष में खड़ा होता। अभी देखिए ना, महाराष्ट्र में उलेमा काउंसिल ने खुलेआम बोला कि आप आरएसएस पे बैन लगाओगे, आप मुसलमानों को आरक्षण दोगे, आप नौकरियों में मुसलमानों को महत्व दोगे, आप क्या बोलते हैं, जो मुसलमान आतंकवादी केस में, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो मुसलमान आतंकवादी केस में जेल में बंद है उनको निशर्त रिहा करोगे। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को खुल के बोलना चाहिए कि इस देश में जो आतंकवादी है, चाहे जो हो, हम उसको जेल से रिहा नहीं करेंगे, और जो गलत मांगे हैं मुस्लिम संगठन का, उसको कांग्रेस को खुल के बोलना चाहिए। यहीं पे कांग्रेस पीछे रह जाती है और योगी जी जैसे लोगों को कटेंगे बटेंगे का नारा दिया जाता है। मैं एक ही बात, इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा इसका? देखिए, कटेंगे बटेंगे का नारा निश्चित रूप से आम चुनाव में इफेक्ट करेगा, लेकिन बाई इलेक्शन में आकाश शर्मा के जीतने से कोई रायपुर दक्षिण में कोई न कटेगा न बटेगा। ये सिर्फ चेहरे का चुनाव है मोहन जी, लेकिन आप जानते हैं कि जहां जहां पर आदमी बढ़ता है तो परिवार टूटता है, जहां जहां पर समाज बढ़ता है समाज टूटता है, जहां जहां पर देश बढ़ता है तो देश टूटता है। आखिर हिंदुस्तान के कटने से ही तो देश के 3 टुकड़े हो गए। इसको कौन झुठला जा सकता है? कांग्रेस के लिए ये थोड़ा जो है समय ऐसा है कि उसे कई तरीके के मोर्चों पे लड़ना पड़ रहा है। एक तो सरकार यहाँ पर बीजेपी की है, दूसरा इस तरीके के माहौल में हम देख पा रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम जैसा फैक्टर भी काम कर रहा है, ऊपर से दक्षिण की सीट, इन सब के बीच बंजारे जी कितनी संभावनाएं देखते हैं कि इन तीनों चारों चीजों से पार पाके आप लोग कम अंतर से ही सही लेकिन जीतेंगे? देखिए तिवारी जी, निश्चित तौर से जिस प्रकार से माहौल छत्तीसगढ़ में बना है और खास तौर से दक्षिण जो है रायपुर शहर सिटी में आता है और राजधानी का माहौल, जिस प्रकार के कानून की बिगड़ती व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी नाकामी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो चेहरा दिया है वो निष्क्रिय है और लगातार उनको मौका दिया गया महापौर का, लेकिन महापौर रहते शहर का विकास नहीं हुआ। आज भी देख लीजिए, दक्षिण हो चाहे पश्चिम हो चाहे उत्तर हो, मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते रहा। यहाँ 15 साल उन्होंने राज किया, 1 साल फिर मिला, अभी 1 साल का समय बीत गया है। आप शहर को देख लीजिए, मूलभूत सुविधा से वंचित है जनता। आज भी बोल रहे हैं कि हम जो है मूलभूत सुविधा से वंचित है और हमको जो विकास होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते वो नहीं मिला। इसी वजह से लोगों में नाराजगी है और जो वोटिंग परसेंटेज जो हो रहा है, इसी का नतीजा है कि लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, हम किसी के वोट नहीं देंगे करके। तो निश्चित तौर से कम प्रतिशत होने से भी कांग्रेस को फायदा होगा ऐसा दिखता है। और जिस प्रकार से युवा चेहरा कांग्रेस ने दिया है, युवा जो है लगातार लड़ाई लड़ेगा दक्षिण के लिए, चाहे मूलभूत सुविधाओं के लिए, चाहे वहां की जनता की जो मांग होगी उसको लड़ाई लड़ने के लिए युवा चेहरा हमेशा तत्पर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया पूरी तरह से निष्क्रिय साबित हो चुका है। चाहे लोकसभा में उसकी टिकट चेंज किए क्योंकि वो निष्क्रिय थे, उन्होंने अपना सांसद निधि का पैसा 80% खर्च नहीं कर पाया। तो ऐसे निष्क्रिय सांसद जो फिर से विधायक लड़ रहे हैं और उसमें भारी असंतोष उनके पार्टी में है, जो लगातार उन्हीं को मौका दे रहे हैं। कई भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जिसका वजूद है उनको टिकट नहीं दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने जो बहुत जो है नाराजगी है और इसके वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी की हार का सामना इस दक्षिण चुनाव में होना पड़ेगा ऐसा दिखता है। चलिए ये तो अब जनता को तय करने दीजिए और अभी भी समय है। और जी जो सत्ता का दुरुपयोग उन्होंने किया है, धन बल का, बाहुबल का, लगातार सुबह तक लोगों के तो वो तो आप लोगों के खिलाफ जाएगा। में शिकायतें आती है कि सुबह जो पैसे बांटे जा रहे हैं, साड़ियां बांटी जा रही है, पायल बांटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि सोने का सिक्का की बात उछली है कि सोने का सिक्का बांटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना बाहुबल का, धन बल का उपयोग किया है, लेकिन इसमें जनता में चलिए बिना किसी प्रलोभन के आप लोग वोट करने जाइए। हम तो ये मतदाताओं से अपील करते हैं, मतदाताओं से यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने जाएं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत रायपुर दक्षिण में काफी कम है। जो क्या किसी को फायदा पहुंचाएगा या किसी को नुकसान होगा, इसका आकलन मतगणना के दिन होगा। फिलहाल हमारी यही अपील है कि वोट करने आप ज्यादा से ज्यादा जाएं।
वोटिंग जारी है और वोटिंग प्रतिशत जो है वो धीरे धीरे ही सही दक्षिण का 30% के आसपास पहुंच चुका है। आगे भी हम इस पर नजर बना के रखेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आनंद जैन जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अजय धवले जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र बंजारी जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। आगे भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।